स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। देश की राजनीति में इस वक्त कुछ अजीब सा हो रहा है। या तो राजनीति अजीब हो गई है या हमारे नेताओं को कुछ हो गया है। ये अचानक से एक धर्म को लेकर के ये गाली गलौच वाली भाषा क्यों हो रही है। पहले किसी ने कह दिया, नेता ने, कि ये सनातन धर्म तो डेंगू मलेरिया की तरह है, इसको खत्म करना है, नष्ट करना है। चलिए, लोगों ने कहा, अनुभव नहीं है उस नेता को, हालांकि अनुभवहीन व्यक्ति नहीं था वो जिसने कहा था। तमिलनाडु का मंत्री है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा है, उदयनिधि स्टालिन। अब उन्हीं की पार्टी के एक और बड़े नेता ए राजा वो आ गए। उन्होंने कहा कि ये तो बड़े नरम शब्दों का इस्तेमाल कर दिया था इन्होंने। इस सनातन धर्म की तुलना तो HIV के साथ, एड्स के साथ, कुष्ठ रोग के साथ होनी चाहिए। ये आखिर ये सब क्यों बोला जा रहा है? और ऐसे ये अभी ये दो नाम मैंने आपको बताया, ऐसी तो लंबी फहरिस्त पिछले 4 दिनों में हम सुन चुके हैं। बात करने के लिए इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी, बहुत स्वागत है आपका। और हम लोग भी हैरान हैं कि इतना कुछ देश दुनिया में होता है, देखते हैं, सुनते हैं, ये तो कभी नहीं देखा अपने ही देश में, जिस देश के अंदर 80% से ज्यादा लोग सनातन को मानने वाले हों, सनातन के मूल के हों, वहां पर रेस चल रही है कि कैसे इसको गाली दी जाए, कैसे इसका अपमान किया जाए, तरह तरह की दुनिया भर की गंभीर बीमारियों के साथ तुलना की जाए और कहा जाए इसको खत्म करना है। देखिए, ये जो घटनाक्रम हो रहा है सौरभ जी, मेरी दृष्टि में इसके 2 प्रकार के कारण हैं। एक है स्थायी कारण और एक है तात्कालिक कारण। स्थायी कारण क्या है? पिछले कुछ वर्षों में भारतीय समाज और हिंदू समाज में जो चेतना आई है ना, उसकी स्थिति किस प्रकार से थी। जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा है कि हनुमान जी के पास अतुलित बल था, अतुलित बुद्धि थी, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन तनय सुत पवन समाना, परंतु वो अपनी शक्ति भूले हुए थे। ठीक वैसे ही हिंदू समाज अपनी शक्ति को भूला हुआ था। अब उसे जो जो स्मरण आ रहा है तो तमाम प्रकार का, जैसे उसमें वर्णन आता था ना, आसुरी शक्तियां आ जाती थीं कि जो विस्मृत है शक्ति वो विस्मृत ही रहे, वो भूला ही रहे। तो एक डेस्परेशन है, एक छटपटाहट है कि जातियों में कैसे तोड़ दो, उत्तर और दक्षिण का विभाजन करवा दो, भाषा के बेस पे लड़वा दो, किसी भी प्रकार से कोई लड़ाई करवा दो, ताकि सत्ता में हिस्सा जो टुकड़े का भी मिलना है वो टुकड़ा मेरे पास रहना चाहिए, भले ही उसकी कीमत देश की समाज, देश की संस्कृति और एक समय में देश की वास्तविक भूगोल के भी टुकड़े करके मिले थे। दूसरा तात्कालिक कारण है। मैं मानता हूं G20 का जो आयोजन हो रहा है, ये भारत के, स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है। मैं ईमानदारी से यूज करते हुए कहता हूं, 1983 में 40 साल पहले इंदिरा जी के जमाने में नॉन अलाइन समिट हुई थी। भारत की कोई हैसियत नहीं थी, ठीक है, हम नॉन अलाइन मूवमेंट चला रहे थे, नेहरू जी के जमाने में भी अर्ली 50s में हुआ था। मगर आज भारत जिस क्षमता के साथ G20 में, आप देखिए उससे जस्ट पहले 1 महीने के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं कि हिंदू धर्म एक धोखा है। उसके बाद वहां का उदयनिधि बोलते हैं, उसके बाद कर्नाटक का होम मिनिस्टर परमेश्वर बोलता है, उसके बाद ए राजा बोलते हैं, अब बिहार में जगदानंद सिंह बोल रहे हैं। या आपको लग रहा है कि ये केवल ऐसे ही चल रहा है? जवाबी कव्वाली है। भारत के सबसे शानदार अवसर के ऊपर किस प्रकार से कीचड़ उछाला जा सके, ये एक तात्कालिक कारण है। और छटपटाहट ये है कि हनुमान जी के समान अपनी शक्ति को याद कर रहे समाज की शक्ति को विभाजित करके तोड़ कर कैसे रखा जा सके। और ये वो लोग हैं जिसे मैं कहना चाहूंगा, दर्शकों से जाके देखिएगा, ये सब कम्युनिस्ट एजेंडा जो था, पहले मैकॉले का फिर मार्क्स का, एक थ्योरी है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, जो कैसे कम्युनिस्टों ने उस समय किया था। फेक इश्यूज क्रिएट करो, फिर फेक इश्यूज के ऊपर डिस्टेबलाइजेशन, अनरेस्ट क्रिएट करो, फिर उसको वायलेंस में कन्वर्ट करके कैप्चर करो। वो तो ठीक है, उनकी स्थितियां बीच में 90 के दशक में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, राम मंदिर आंदोलन आ गया तो नहीं हो पाया, जाके अब तो नेट पे अवेलेबल है वो चीजें, सारे आर्काइव्स बाहर आ चुके हैं। ये उस युग की मानसिकता के दास हैं जो आज भी उसमें शिकार होकर उसी एजेंडा पे लगे हुए हैं और नई पीढ़ी को भ्रमित करने की छटपटाहट है। ये सीधी लड़ाई है प्री-2000 एरा के थॉट और पोस्ट-2000 एरा के थॉट, यानी 21वीं सदी और 20वीं सदी के थॉट। देखिए, जब उदयनिधि का बयान सामने आया तो उस वक्त उसकी सफाई देने वाले कई लोग सामने आए।
कांग्रेस पार्टी ने तो ये कहा कि भाई अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई पार्टी अपनी बात कह रही है, विचारधारा कह रही है, चलिए ठीक है। फिर ये कहा गया कि नहीं, अरे भाई वो तो सामाजिक भेदभाव के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ बोलना चाहते थे, समाज सनातन में ये कमजोरी है या ये उसके अंदर एक विकृति है, इसकी ओर वो इशारा कर रहे थे। हालांकि इस पर शब्द में उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन बताने की कोशिश ये है कि भाई ये तो समाज सुधार का काम हो रहा है। समझ में ये नहीं आ रहा कि इसके लिए आप एक पूरे के पूरे समूह सनातन को या पूरे के पूरे एक धर्म को कैसे गाली दे सकते हैं? क्या फायदा क्या है इसमें जो दिख रहा है उनको? देखिए, पहले मैं इसका एक एकेडमिक जवाब दे देता हूं, फिर पॉलिटिकल जवाब देता हूं। देखिए सौरभ जी, आजकल वो इंडिया बनाम भारत की भी बहुत बात चल रही है, और ये जो काम कर रहे हैं तथाकथित INDIA ऑब्लिक घमंडिया गठबंधन वाले ही दल कर रहे हैं। इसमें भी आपको एक एकेडमिक आंसर देता हूं। आपको पता है इंडिया शब्द सबसे पहले कब आया? आज से 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ग्रीक एम्बेसडर आया था मेगास्थनीज। उसने अपनी किताब लिखी इंडिका। वो इंडिका किताब आज टोटल अवेलेबल नहीं है, मगर उसके तमाम उद्धरण दूसरी जगहों पे अवेलेबल है। तो बाकायदा लंदन में छपा है फ्रैगमेंट्स ऑफ इंडिका। उसमें जो कंपाइलेशन है, उसमें जानते क्या लिखा है? भारतीय समाज का वर्णन लिखा है। उसमें लिखा भारत में 7 प्रकार के वर्ग हैं, और आगे लिखा है भारतीय समाज की खासियत यह है कि यूनान के समाज के समान यहां कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका शोषण किया जाता हो। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि यूनान के समाज के समान यहां कोई दासों का वर्ग ऐसा नहीं जिसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता हो। आप बताइए। और वो कहते हैं कि यहां बहुत हाईएस्ट मॉरल वैल्यूज हैं और लोग एक दूसरे के प्रति बहुत रिस्पेक्ट से रहते हैं। अब बताइए, अब विदेशी ने लिखा फिर भी मानने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरे भाई, जो इंडिया की बात करते हो, वो इंडिया नाम की उत्पत्ति जहां से, उसमें लिखा है कहां पे सामाजिक भेदभाव की बात लिखी हुई? ये इस प्रकार के। और वहां से मैं एक लेटेस्ट उदाहरण देता हूं। सबसे ज्यादा बात तमिलनाडु से उठाई जा रही है। मद्रास प्रेसिडेंसी की टॉमस मुनरो की रिपोर्ट सन 1810 और 20 के दशक की, जिसमें बाकायदा डिटेल्ड अवेलेबल है कि शिक्षा व्यवस्था के बारे में उन्होंने, टॉमस मुनरो वाज गवर्नर, एक एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कहा एक एक गांव में जाके डिक्लेयर चेक करो। और विलियम एडम्स की रिपोर्ट, बंगाल प्रेसिडेंसी, दोनों ने कहा हर गांव में एक स्कूल है। मद्रास प्रेसिडेंसी में रेट ऑफ लिटरेसी 95% है। और एक रिपोर्ट मैंने स्वयं देखी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ चेंगलपुर, 3 अप्रैल 1823, सबमिटेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ चेंगलपुर टू द प्रेसिडेंट चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास। वो कहता है टोटल 561 तालुके हैं, मेरे गांव है मेरे तालुके में 561, और 561 उसमें कहता है स्कूल्स हैं। और उसमें बच्चों की संख्या ऐसे नहीं है 13, इसमें 23, इसमें 39, काउंट करके 6800 समथिंग है। जातिवार लिखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के हिसाब से। उसमें शूद्र वर्ड लिखा है। वो स्टूडेंट जानते हैं कितने? 6800 में 4800 समथिंग। कितना झूठ का कारोबार इन लोगों ने फैलाया हुआ है। उसके बाद मैकाले ने सब 1837 में डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, और उसके बाद आ गए मैकाले के भी बाप, ये मार्क्सिस्ट, जिनको सिर्फ भारतीय संस्कृति को डिस्ट्रॉय करना था। जो KGB के एजेंट यूरी बैजमनेव ने पूरा अपना विवरण लिखा है कि आइडियोलॉजिकल सबवर्जन का एजेंडा क्या था। अब सारी बातें सामने आ गई हैं। अफसोस ये था एकेडमिक आंसर, यानी 2300 साल पहले से लेकर 200 साल पहले तक जो कहते हैं कि पढ़ने नहीं दिया जाता था, ये नहीं करने दिया जाता था। भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। ज्ञान विज्ञान के लिए लोग दूसरे देशों को पढ़ने देते थे, तक्षशिला नालंदा में आके, और अपने लोगों को नहीं पढ़ने देते थे। यह बात निहायती हास्यास्पद तथ्यों और तर्कों के विपरीत है। और यह मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। महात्मा गांधी ने 1929 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में जाकर रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को जो लेक्चर दिया है, उसमें भी इस बात का मेंशन है। और मैं चुनौती देता हूं, कोई कांग्रेसी में हैसियत हो तो इस बात का काउंटर करके दिखा दे। और उसके बाद उनका इंग्लैंड के अधिकारी फिलिप हॉटॉक के साथ कई बार पत्राचार भी हुआ है, जिसमें महात्मा गांधी ने एम्फेसाइज किया और बाद में इन्हीं रिपोर्ट्स को कोट किया है। और महात्मा गांधी के बिहाफ पे मिस्टर KT शाह, हु वाज अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने भी जवाब दिया है। अफसोस यह है कि आजादी मिल गई, मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला था। 18 मई 2014 को लंदन के द गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा था कि 16 मई 2014 शुड बी कंसीडर्ड एज ए डेट इन इंडियन हिस्ट्री ऑन विच द ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। क्योंकि उसने कहा था उसके बाद लंबे समय तक जिन लोगों का शासन रहा वो ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता की विरासत के कैरियर थे। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में पूर्ण सत्ता आई है
जिसके ऊपर ब्रिटिश उपनिवेशवादी विरासत का कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए उसने कहा कि ये सेकेंड ट्विस्ट विद डेस्टिनी है और ये दिन है ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। मगर जो उनके रेजिडुअल रह गए हैं उस विचारधारा के कैरियर, उनके मन से जो रेत हाथ से फिसल रही है, इसलिए वो लड़ाने भिड़ाने के लिए उत्तर से दक्षिण तक पूरी तरीके से इस बात पे चल रहे हैं। ये इस बात का पॉलिटिकल विचार है जिसे मैं कहना चाहूंगा एक पंक्ति में। हम लोग उस जमाने में कहते थे जब हमारी सत्ता नहीं थी कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का, ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। उसमें एक पंक्ति थी, न संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है मनों में अभी तक गुलामी, और वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी ग्रामी। और प्रजातंत्र की धार उतरी गगन से मगर नीर जन सागरों तक न पहुंचा, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का, ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा। अब देखो, आंखें खोलो, दुनिया बदल गई है। इसलिए वो 20वीं शताब्दी की पुरानी मानसिकता की टाइम मशीन में अटके मत रहो। ये ममता बनर्जी पूरे विपक्षी खेमे में एक लीडर निकल करके आई थी जिन्होंने ये कहा कि भाई जो उदयनिधि ने कहा इसका हम समर्थन नहीं कर सकते, किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि उनको शायद अनुभव नहीं है इसलिए वो बात कह गए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये दक्षिण की राजनीति या केवल तमिलनाडु की राजनीति, वहां तो ये राजनीति होती है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को संभालने के लिए या खुश करने के लिए कह रहे होंगे। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा सर, क्योंकि अनुभव की जहां तक बात है तो सारे अनुभव, लंबे लंबा अनुभव लिए नेता वो अब आगे आ गए। ए राजा का मैंने जिक्र किया, जगदानंद सिंह का नाम आपने ले दिया, कांग्रेस पार्टी के जी परमेश्वर का नाम आपने ले दिया। तो ये ना तो ये साउथ का फिनोमेना, तमिलनाडु का फिनोमेना दिखाई दे रहा है केवल, और ना ये केवल अनुभव वाली बात दिखाई दे रही है, ये एक सिंक्रोनाइज्ड बात नजर आ रही है। और इसके पीछे क्या सोच है, मैं फिर वही अपना सवाल दोहरा रहा हूं, इन नेताओं को कुछ फायदा नजर आ रहा है, वरना कोई कैसे इस बात की कल्पना कर सकता है और हिम्मत कर सकता है कि हम देश की मेजॉरिटी जो जिस धर्म में यकीन कर सकती है उसका अपमान कर सकते हैं और चल सकते हैं। मैंने आपसे कहा सौरभ जी कि ये बातें 60s और 70s में शुरू हुई थी और अब तमाम जो डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई हुए हैं यूरोप में और रशिया में, उनसे दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि उसमें कितना सच था और कितना फेक नैरेटिव क्रिएट किया गया था। मेरा पूर्ण विश्वास है आज नहीं 10-20 साल के बाद, मे भी 25-30 साल के बाद, जब इन इंफॉर्मेशंस का भी तथ्य सामने आएगा तो हो सकता है इन लोगों को पता ही ना हो कि ये किस चीज के टूल बने हुए हैं। इस टूल किट के बहुत सी शक्तियां हैं बाहर। जॉर्ज सोरोस जैसे लोग ये अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं, $1 बिलियन वो खर्च करेंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि इनमें से कोई पैसा लेके बोल रहा होगा। ये जिन चीजों के थ्रू मैनिपुलेट हो रहे होंगे, इन्हें पता ही नहीं होगा कि ये किस चीज के इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। जिसे मैं कहना चाहता हूं, यूरी बेजमेनेव ने अपने टीवी इंटरव्यू में यह बात कहा कि बहुत से लोग जो अपने को बहुत लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल स्टालवार्ड समझते थे, इन आवर आईज, ये मेरे शब्द नहीं है उसके शब्द हैं, दे वर यूजफुल इडियट्स। यानी हम सिर्फ ये देख रहे थे कि वो हमारी विचारधारा के लिए भारत के अंदर डीस्टेबलाइजेशन करने और डिमोरलाइजेशन करने में उपयोगी हो सकते हैं कि नहीं। तो कभी कभी आपको पता ही नहीं होता है कि आप किस चीज के रॉबोट बन गए हैं, क्योंकि सिस्टम बहुत अंदर से ऑल परवेडिंग है। और मोदी जी के प्रति नफरत के चलते हुए आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में जो जिस ऊंचाई पर बैठ रहा, उस कारण से ईर्ष्या, जलन, प्रतिस्पर्धा, कुंठा, हताशा, वो सारी की सारी चीजें मिलकर ये कर रही होंगी। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कौन देखना चाहता है भारत को शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठते हुए? आज 7.8% की हमारी ग्रोथ रेट है, जो वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज में नंबर 1 पे है। आज तक कभी भारत के इतिहास में ऐसा नहीं रहा कि मेजर इकोनॉमीज में हम नंबर 1 के ऊपर आए। चाइना की सबसे बड़ी कंपनी रियल एस्टेट की एवरग्रांड बैंकक्रप्ट हो चुकी है, अमेरिका में 2 बैंक बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। किसको लग रहा होगा कि भारत के लिए जो एक प्रशस्त मार्ग मोदी जी के नेतृत्व में उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसमें कैसे बाधाएं डाली जाएं? बहुत सी शक्तियां होंगी और हमारे बहुत से भाइयों को जो ये बोल रहे हैं, कुछ तो वो हैं जो ज्यादा, देखिए मैं एक बात बताऊं, इसमें ज्यादातर वो नेता हैं जिन सब ने अपनी राजनीति 20वीं शताब्दी में शुरू की थी, तो कुछ का तो हैंगओवर पुराना पड़ा हुआ है और उन्हीं में कई लोगों को ये टूल के रूप में यूज कर लिया था। उन्हें पता ही नहीं होता किसने उनको क्या इंफॉर्मेशन फीड की, कौन सी बात बनाई। और नए नए लोग, उत्तर भारत में अखिलेश यादव जैसे लोग युवा और दक्षिण भारत में उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग आ जाते हैं मुगालते में। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके बुजुर्ग लोग उनको क्या कहानी समझा रहे हैं।
नहीं, उसमें सुधांशु जी देखिए, ये जब सनातन की बात करते हैं फिर उसमें ढूंढते हैं कि भाई नहीं देखिए इसके अंदर ये खामियां थी, ये गलतियां हैं इसके अंदर, ये ऐसे पिछड़ों का दमन किया जाता है, तो फिर जो है धीमे से जो है बात फिर आगे कर दी जाती है कि ये जो पार्टी आपकी पार्टी जो है और आरएसएस वाले, ये तो ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग हैं, ये तो चाहते हैं इसी जाति व्यवस्था को लागू किए रखना ताकि इनका वर्चस्व बना रहे, और फिर उसमें कहते हैं कि भाई इसलिए देखो जाति की गणना नहीं कराना चाहते हैं। तो बात कहीं से पीछे से शुरू होती है, आ जाती है अभी तुरंत पर कि भाई जाति की जनगणना कराओ, ये सब जाति पिछड़ी जातियों के विरोधी लोग हैं। देखिए, हाँ, वो जो बात ये कहते हैं, पहली बात तो मैं कह दूं बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि मनुवाद ब्राह्मणवाद है। महाराज मनु ब्राह्मण नहीं थे भाई, महाराज मनु को क्षत्रिय माना गया है। पता नहीं कहां से लोग बगैर पढ़े लिखे के लोग कनेक्ट कर देते। दूसरा, हिंदू धर्म के दो सबसे बड़े ग्रंथ है ना, रामायण और महाभारत। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। दोनों किस वर्ग में हैं? आज जो अपने को वाल्मीकि समुदाय कहता है वो शेड्यूल कास्ट में आता है, और महर्षि वेदव्यास की मां मछुआरिन थी। उनकी जो कम्युनिटी है वो कुछ राज्यों में ओबीसी में है, कुछ राज्यों में शेड्यूल कास्ट में। हमारे दो महानतम ग्रंथ उसमें लिखा हुआ है। ये जो फैक्ट है उसका उल्टा दिखाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मैं बात को कह रहा हूं, क्योंकि इनको पता है कि अब जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक बार बोला था कि एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया गया और यह कहा जाता है कि वो ट्राइबल था इसलिए उसके साथ ये हुआ। मैंने कहा जाके पढ़ो भाई महाभारत में, जब पूछते हैं एकलव्य से तुम अपना परिचय दो पुत्र, जब द्रोणाचार्य पूछते हैं, मैं भी पूरा आपकी डिबेट में इतना टाइम नहीं कि मैं उसका पूरा एक्सप्लेन कर सकूं, पर सिर्फ एक बात पॉइंट आउट करता हूं, तो एकलव्य क्या परिचय देता है? मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्य। अरे ये भी तो बोलिए ना, ही वाज सन ऑफ द चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस, तो इसका मतलब ट्राइबल आर्म फोर्सेस के चीफ होते थे ना? ये नहीं बताना है, क्योंकि हमें तो लड़ाने के वो खोजने हैं। इसलिए चेरी पिकिंग नहीं, आधा सेंटेंस दिखाना है, आगे बोलना ही नहीं है कि उसका फादर कौन था। इसलिए ये एक षड्यंत्र है जो कि एक, इसीलिए मैं बार बार कोट कर रहा हूं कि ये एक बहुत व्यवस्थित षड्यंत्र चलाया गया स्वतंत्रता के बाद। और ये गलती तब हुई जब इंदिरा गांधी जी ने कम्युनिस्टों का सपोर्ट लेकर इंडिया की पहली माइनॉरिटी गवर्नमेंट को बचाया 1969। और मैं ईमानदारी से और पुनः इस बात को दृढ़ता से कहता हूं, 1970 से पहले की हिंदी फिल्में देख लीजिए और 1970 के बाद की हिंदी फिल्में देख लीजिए। पूरा हिंदू धर्म को डिस्कॉर्ड करना और हर बात को लेकर सामाजिक संघर्ष और जातिगत संघर्ष का रूप देने का प्रयास करना। और वास्तविकता में यह है कि जैसे कहते हैं कि साहब जो धर्म सहिष्णुता को नहीं माने, बराबरी की बात न करे, उसको आप नहीं मानते। चलिए मैंने मान लिया, तो गैर बराबरी की बात होती तो कहा जाता ना हिंदू समाज में 6000 से अधिक जातियां हैं। मैं अपने सारे विरोधियों से विनम्रता से पूछता हूं, एक धर्म ग्रंथ दिखाओ तो जिसमें 6000 जातियां लिखी और उनका स्ट्रेटिफिकेशन लिखा हो, उसका क्रम लिखा हो। यह बताइए ना, ये कहां लिखा है कि सुनार ऊंचे हैं कि लोहार ऊंचे, तेली ऊंचे हैं कि कुम्हार ऊंचे? कहां लिखा है? किस धर्म ग्रंथ में लिखा है? मैं चुनौती से पूछता हूं, बता दीजिए। और मैं अंत में एक और बात कहता हूं जी। यह लिखा है हर्बर्ट रिस्ले, जो ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर था। उसने 1901 में जो सेंसस किया उसमें उस जमाने में 2378 जातियां, बाद में 1931 में 4114 जातियां उनका स्ट्रेटिफाई किया था। और इसीलिए मैं पुनः कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत प्रचार किया जाता है कि उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग किया और बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। बिल्कुल, पूरी बात क्यों नहीं बताते भाई कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को क्यों नहीं ग्रहण किया? हमारे तमाम विरोधियों को शायद पता ही नहीं होगा, डॉक्टर अंबेडकर से अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति समकालीन भारतीय राजनीति में कोई नहीं था। वो दो ऐसी यूनिवर्सिटीज से उन्होंने पीएचडी ली थी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया। आज मैं विनम्रता से कहता हूं, फॉरगेट अबाउट एससी और नॉन एससी, आज बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो 2 इस ढंग की यूनिवर्सिटी से पीएचडी लिए हुए हो। और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी जिन्होंने लिखी, उन्होंने लिखा 35,000 किताबें थी उनकी टोटल पर्सनल लाइब्रेरी में। तो जो व्यक्ति इतना पढ़ते लिखते थे, उन्होंने पढ़ा भी है और लिखा भी है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि गैर बराबरी की बात दूसरी जगहों पर ज्यादा है। और वो गैर बराबरी इतनी नहीं है कि सीधे मार देने वाली गैर बराबरी, मतलब वो इतनी असमानता है कि दूसरे को तो हम पहले तो कहेंगे तुम नरक में जाओ, वो तो ठीक है, नहीं तो एक जगह तो कहेंगे मार ही देंगे, खत्म, फिनिश।
सुधांशु जी, आज इसलिए वक्त मैं इतना ही था कहना हमारे चाहता पास, हूं, लेकिन आपने जो बातें बहुत बताई और विनम्रता के साथ पूरे ऐतिहासिक संदर्भों के साथ आपने सारी बातें कही हैं। देखते हैं ये सिलसिला थमने वाला है या नहीं थमने वाला, नहीं तो मैं आज एक बिंदु और कह देना जी, चाहता हूं। फिर कोई नेता ना आ जाए कुछ कहने वाला। जी, कंप्लीट कर लें। हां, तो मैं सिर्फ यह कह रहा हूं, जो बोलने वाले नेता उनके लिए एक पंक्ति और एक अपने नेता मोदी जी के लिए पंक्ति। बोलने वाले नेताओं के लिए मैं कहना चाहूंगा, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। और अपने नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए कहूंगा कि उन्होंने जो अभियान चुना है, तो वो कहते हैं कि चाहे जितनी बाधाएं उत्पन्न कर लो, हम अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। बहुत धन्यवाद सुधांशु त्रिवेदी जी आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी के राज्यसभा के सांसद, उनकी बातों को आप सुन रहे थे। अब देखिए इस विवाद का अब जल्द अंत होता है या नहीं।